बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स अब नहीं चलेंगे। आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। सावधान, अगर आपका भी बच्चा देखता है मोबाइल फोन तो है ये खतरनाक इसकी लत। आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार में जाति सर्वेक्षण से खुश नहीं है ट्रांसजेंडर, कहा हमारी आबादी सिर्फ 825, फर्जी है डाटा। 11 सालों में बिहार में बढ़ गई है मुसलमानों की संख्या, लेकिन घट गए हैं हिंदू। देखिए क्या है 2011 और 2023 के आंकड़े। आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नीतीश कैबिनेट का फैसला, सामान्य श्रेणी में ईडब्ल्यूएस के तहत न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण पर मुहर। अक्टूबर को आयोजित बिहार सिपाही बहाली परीक्षा रद्द, आगामी परीक्षाएं भी स्थगित। बिहार के बीडीओ को जबरन दिया गया रिटायरमेंट, जाने क्यों लिया गया इतना बड़ा एक्शन। बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े से मुश्किल में बीजेपी, 2024 को लेकर के बढ़ गई है टेंशन। जातीय गणना के आंकड़े जारी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, नीतीश कुमार पर अपनी बात से मुकरने का लगा आरोप। बिहार में 12,000 एएनएम और अन्य पदों के लिए आवेदन, 6 अक्टूबर तक, जल्द करें अप्लाई। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद अब आगे क्या होगा, एक तेज हो सकती है ये मांग। आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। जाति गणना रिपोर्ट पर संजय जायसवाल का मुस्लिम राग, कहा मुसलमानों को पिछड़ा, हिंदुओं के साथ किया अन्याय। आगे आपको बताएंगे विस्तार से। मशरूम से मालामाल होंगे किसान, खेती करने पर बिहार सरकार दे रही है 10 लाख तक का अनुदान। बिहार में अब घर बैठे मिलेगी मछलियां, मत्स्य विभाग ने शुरू की है ये योजना। खुशखबरी, बिहार में बनने वाला है 3357 करोड़ की लागत से एक और एक्सप्रेसवे। आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही बहाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कई एग्जाम सेंटरों पर लापरवाही सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। ईओयू पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 1 अक्टूबर को आयोजित की गई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में 60 से अधिक केस दर्ज किए गए थे। कई सेंटरों से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जहाँ वहीं धांधली के प्रयास में लगे सेंटरों की खोज अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बिहार सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा के दौरान नकल करने और फिर कराने के आरोप में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की गई है। भभुआ के भूपेश गुप्ता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल संजय कुमार समेत करीब दर्जन भर अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। यहां एक कोचिंग संचालन की खोज में पुलिस लगी हुई है, जिसने छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे लिए हैं। आरा में जैमर लगाने वाली कंपनी का एक कर्मी, कई अभ्यर्थी सहित 80 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए थे। जहां इसमें सबसे अधिक आरा से 48 लोग गिरफ्तार किया गया था। भागलपुर से सालवर समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरा, छपरा, नालंदा, अरवल, मुंगेर, कैमूर, पटना आदि से भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बिहार एसटीटी परीक्षा 2023 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में कुल 4,28,387 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 3,0726 अभ्यर्थी पास हुए हैं। जहाँ कुल सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या की प्रतिशत 89.9% है। एसटीटी एग्जाम देने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा के नतीजे जानने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bsebstt.com पर जाना होगा। जब वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट घोषित होते ही उसका लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिसे
क्लिक करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना है। इसके साथ ही परीक्षा का परिणाम स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आनंद किशोर ने बताया कि इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 15 दिनों के अंदर ही परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जो अब तक का सबसे फास्ट जारी किया गया रिजल्ट है। जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं, उन परीक्षार्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अब प्रत्येक वर्ष 2 बार STT परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, वे सभी फिर से तैयारी करें और बहुत जल्द अगली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आई है। यहाँ नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। परिवहन विभाग में कई पदों का सृजन किया गया है। वहीं भ्रष्टाचार में फंसे अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। आज की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें से 1.7 अरब की लागत से बिहार में 100 प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल बनाया जाएगा। जब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए कुल 2 अरब 25 करोड़ 5 लाख 97 हजार रुपये खर्च होंगे। जब राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निकल संस्थान प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी गई है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए कुल 66 करोड़ 92 लाख 11 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बीते सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद संख्या के हिसाब से सत्ता में अब हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है। जब वहीं बिहार में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 नए डिप्टी CM बनाने की मांग कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने X पर लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे एवं परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है की कहावत को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम, अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जब बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 6 अक्टूबर को बिहार में जातीय सर्वे के डेटा से जुड़े हुए मामले की सुनवाई करेगा। जब बिहार सरकार द्वारा जातीय सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इसके खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सबकी नजरें रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कैबिनेट के द्वारा मंगलवार को जमुई जिला में पदस्थापित एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है, जब उन्हें समय से पहले जबरन रिटायर कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिहार कैबिनेट के द्वारा इस प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई है। दरअसल यह एक्शन जमुई जिला के खैरा प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी के खिलाफ लिया गया है। इसको लेकर के मंगलवार को हुए बिहार कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग ने 2 हफ्ते पहले ही बिहार मंत्री परिषद को BDO राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का दंड अवरोधित करने के संबंध में अनुशंसा की थी। इसके बाद मंगलवार को ये निर्णय लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज में जब पदस्थापित थे तो फिर उस दौरान उनके विरुद्ध पद का दुरुपयोग तथा भ्रष्ट आचरण के कदाचार मुक्त कृत्य के प्रमाणीकरण गंभीरतम आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपीलीय नियमावली 2005 के तहत सरकारी सेवा से अनिवार्यता सेवानिवृत्त का दंड आरोपित किया गया है। आपको बता दें कि राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी वर्तमान में जमुई जिला के खैरा प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। इससे पहले वे जमुई जिला के ही गिद्धौर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में अपना कार्यकाल संभाल चुके हैं। जमुई में पदस्थापन से पूर्व ये पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। इस दौरान 5 फरवरी 2020 को हुए आर्थिक अपराध इकाई पटना की टीम ने उन्हें नरकटियागंज के नौतन तिलंगही चौक पर 7,10,000 रुपए के साथ पकड़ा था। आर्थिक अपराध इकाई ने राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार की सूचना मिली थी, जिसके बाद पटना से आई उसे टीम ने कार्रवाई करते हुए राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को हिरासत में लेकर के उनसे 12 घंटे से भी अधिक समय के लिए पूछताछ की गई थी। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था और पैसे और फिर उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा हो सकते हैं।
जहाँ अब भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उच्च जातियों के बीच अपना समर्थन और फिर जनाधार बनाए रखने के लिए और अधिक जद्दोजहद करनी होगी। साथ ही अपने गठबंधन सहयोगियों के नेताओं की जातीय खींचतान को भी रोकना होगा। बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र हैं, जब भाजपा अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही है, जब उसने नीतीश कुमार के साथ साथ रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर के 39 सीटें जीती थी। लेकिन 1994 में तत्कालीन गोपालगंज के डीएम जी कृष्ण नैया की हत्या के दोषी बिहार पीपुल्स पार्टी के पूर्व प्रमुख आनंद मोहन द्वारा राजद सांसद मनोज झा की कविता ठाकुर का कुआं के जिक्र को लेकर के पहले से ही विवाद पैदा हो गया है। इसने बिहार में ब्राह्मणों और फिर ठाकुरों राजपूतों को टकराने की स्थिति में डाल दिया है। जहां पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा को इस मुद्दे से सियासी तरीके से निपटाना होगा, जहां इसमें कोई भी चूक उसे भारी पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य नेतृत्व इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं के संपर्क में है और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रोहिणी आयोग की सिफारिशों के बारे में फैसला ले सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े को जारी करके राज्य सरकार अपने सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। जब वही बिहार में जातिगत सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर के याचिका मंजूर कर ली है। याचिका गैर सरकारी संस्थानों यूथ फॉर इक्वेलिटी और फिर एक सोच एक प्रयास द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने पहले भी जातिगत सर्वे रिलीज न करने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी आदेश नहीं दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन आंकड़ों ने केंद्र और नीतीश कुमार सरकार के बीच रार को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता लगातार जनता के बीच जाकर के जातिगत सर्वे को गलत राजनीतिक ठहरा रहे हैं, जबकि इस मामले में आरजेडी और कांग्रेस नेता इसे जायज ठहरा करके देश में भी जाति सर्वे की मांग कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम, ऑपरेटर, थिएटर असिस्टेंट यानी कि ओटीए, एक्स-रे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन के कुल 12,771 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। जहां आवेदन की ये प्रक्रिया शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे अंतिम क्षणों का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अप्लाई करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोमवार को अपने चार्टर्ड विमान से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनके साथ भाजपा सांसद सह अभिनेता मनोज तिवारी भी से। एयरपोर्ट पर भारत पर्यटन द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को खादा और प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत किया। उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संबोधि रिसोर्ट के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार बुधवार को चार्टर्ड विमान से खजुराहो के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि गया पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत को देखते हुए बीजेपी सांसद मनोज झा ने पूर्वजों के मोक्ष के प्रति प्राप्ति से जुड़े हुए गीत गाए। इस दौरान भारी संख्या में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी मौजूद रहे। गया पहुंचने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पितृपक्ष के पावन अवसर पर ज्ञान प्रवचन भी दिया। गया पहुंचने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पितृपक्ष के पावन अवसर पर ज्ञान प्रवचन भी दिया। इससे संबंधित कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के किसान खेती में लगातार नए प्रयोग करते रहते हैं। इस बीच बिहार में काले गेहूं के बाद अब काले धान की खेती शुरू हो गई है। जहां बिहार के सीतामढ़ी के सोनमा गांव के रहने वाले किसान योगेंद्र सिंह ने पहले काले गेहूं की खेती की थी, लेकिन अब काले धान की खेती की वजह से चर्चा में है। किसान योगेंद्र सिंह ने बताया है कि काले धान की भी सामान्य धान की तरह ही उपज होती है, जबकि इस धान की खेती करने पर मुनाफा 10 गुना अधिक होता है। किसान योगेंद्र सिंह ने बताया है कि खेत में फसल लगाने के बीज मुजफ्फरपुर से लाते हैं। इसी क्रम में एक बार बीज लगाने के लिए मुजफ्फरपुर गए थे। इस दौरान दुकानों में काले धान और फिर काले गेहूं के बीज को देखा। जब दुकानदार से पूछने पर पता लगा कि इसकी खेती करने पर 10 गुना अधिक मुनाफा होता है। दुकानदार ने बताया है कि खेती करने का तरीका और फिर लागत एक जैसे ही है। इसके बाद काले धान का बीज खरीद करके इसकी खेती शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि काले धान की कीमत ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 1000 रुपये प्रति किलो है, जबकि अपने देश में 350 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो बिकता है। योगेंद्र सिंह ने बताया है कि इससे पहले वे ट्रायल के तौर पर काले गेहूं का भी खेती कर चुके हैं। फिलहाल 10 कट्ठे में काले धान की खेती कर रहे हैं। दोस्तों,
2500 किलोमीटर की दूरी तय करके एक लड़की बेंगलुरु से जमुई पहुंच गई। जब बिहार के जमुई पहुंच गई, ओडिशा की इस लड़की ने प्रेमी पर धोखा देने, अश्लील फोटो वायरल करने और बदनाम करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। लड़की ने जमुई जिले के महिला थाने में जाकर के आरोप लगाया है कि नगर थाना के प्यारेपुर का युवक उसके साथ 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा। जब वे ये कहकर के साथ रहा कि दोनों शादी करेंगे, लेकिन उनके साथ गलत काम करने के बाद वे उसे छोड़ करके भाग गया। लड़की ने यह आरोप भी लगाया है कि आरोपी ने उसका आपत्तिजनक फोटो भी वायरल कर दिया है। जब लड़की का कहना है कि उसका फोटो वायरल होने के बाद वे अपने गाँव समाज में बदनाम हो चुकी है। जब पुलिस युवक की तलाश कर रही है। इस मामले में महिला थाना अध्यक्ष ममता गिरी ने बताया है कि पीड़ित लड़की ओडिशा की रहने वाली है। वह 24 साल की है और ग्रेजुएट है। जी हाँ, ये लड़की बेंगलुरु में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी में बतौर सुपरवाइजर का काम करती है, जबकि उसका प्रेमी आरोपी सुजीत जमुई के प्यारेपुर गांव का रहने वाला है। वह इसी कंपनी में कपड़े सिलाई का काम करता था। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले लड़की सुजीत के करीब आ गई थी, जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। जब इसके बाद सुजीत ने लड़की के साथ जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसम खाई थी, वादा किया था। लड़की ने पुलिस को बताया है कि उसके बाद हम दोनों करीब 2 साल के से लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। जहाँ इसी बीच लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। चौंकाने वाला वाकया तब हुआ जब आरोपी सुजीत ने लड़की के मंगेतर को सारी बात बता करके शादी तुड़वा दी। जहाँ अब बीते 2 महीने से जब लड़की सुजीत से शादी करने की बात कह रही है, तो फिर वह इनकार कर रहा है। जहाँ इतना ही नहीं, प्रेमी ने अपने प्रेमिका की आपत्तिजनक फोटो उसके रिश्तेदारों को भेज दिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। जहाँ अब बेंगलुरु से अकेले जमुई पहुंची ये लड़की धोखेबाज प्रेमी सुजीत से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है। जहाँ अपने साथ धोखा होने के मामले में प्रेमिका ने महिला थाने में केस दर्ज करके गुहार लगाई है, अपने इंसाफ की गुहार लगा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुसलमानों को पिछड़ा और अति पिछड़ा का दर्जा देकर के हिंदू समाज के इस वर्ग के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अन्याय कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने दावा किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन जाति आधारित जनगणना पर गौर करें तो 96% अल्पसंख्यकों को पिछड़े और अति पिछड़े का दर्जा देकर के हिंदू समाज के वंचित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आज बिहार में सिर्फ कहने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, जब वास्तविकता ये है कि 96% अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग ने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा था कि हिंदू समाज से जो जातियाँ मुस्लिम बनी हैं, जब वही पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा का दर्जा पाएगी। संजय जायसवाल ने कहा है कि शेखोरा, कुल्हैया, शेरशाहवादी, ठाकुर जैसी अनेक जातियां जो या तो विदेश से आई है या फिर अग्रय समाज से धर्म परिवर्तित हुई है, या उन सभी को अति पिछड़ा का दर्जा देकर के संपूर्ण हिंदू पिछड़ा समाज के साथ हकमारी की गई है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 बताई गई है। वहीं 2011 की जनगणना में राज्य में इनकी आबादी 40,000 से अधिक थी। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने कहा है कि 1000 से अधिक तो सिर्फ पटना में रहते हैं, या किसी भी स्थिति में इतनी बड़ी गिरावट संभव प्रतीत नहीं होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राज्य सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनमें से एक है एकीकृत बागवानी मिशन योजना। इस स्कीम के तहत बिहार की सरकार किसानों को मशरूम की खेती करने पर 50% यानी कि 10 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य किसानों को बागवानी खेती करने की तरफ आकर्षित करता है, इससे किसानों को कम समय में ज्यादा का मुनाफा भी होगा। ऐसे में किसानों के लिए एक सुनहरा मौका है। राज्य सरकार किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देती है। सरकार ने मशरूम की उत्पादन इकाई लागत 20 लाख रुपए तय की है। ऐसे में 5% यानी कि 10 लाख रुपए किसानों को सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। इस योजना की खास बात यह भी है कि किसान खेती करने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अगर आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो फिर सबसे पहले आपको उद्यान निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको कृषि विभाग से जुड़े हुए बाकी की जानकारी मिल जाएगी। पारंपरिक खेती के छोड़ करके बागवानी की तरफ बढ़ने से किसानों को कम समय में ज्यादा का मुनाफा हो रहा है। इसी कड़ी में मशरूम की खेती भी कभी कभी की जा सकती है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री का तापमान अनुकूल माना जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि मछली के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी भरी खबर है। जहां अब आपको मछली खरीदने के लिए बाजारों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मोबाइल फिश कियोस्क वैन आपके घर तक ताजी मछली पहुंचाएगी। इसको लेकर के मत्स्य विभाग के अधिकारी कृष्ण कन्हैया से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया है कि हम लोग एक योजना के तहत अनुसूचित जनजाति और फिर मछुआरा समाज के लोगों को मोबाइल फिश कियोस्क यानी कि गाड़ी पर ही ताज़ी मछली की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये वाहन गली गली जा कर के आपको ताज़ी मछलियां पहुंचाएगी। या एक गाड़ी पर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। या इसमें ताज़ी मछली रखने, उसको काटने के सामान और अन्य बचे वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर किया जाएगा। इस तरह से लोगों तक ताज़ी मछली पहुंचाई जाएगी। या पदाधिकारी ने बताया है कि गाड़ी में इस तरह से की सुविधा दी गई है कि इसमें पानी की सुविधा रहेगी और फिर उसमें मछली तैरती हुई नजर आएगी। जब वह वाहन गली गली जाएगी और फिर घर तक ताज़ी मछली पहुंच जाएगी। ये विपणन योजना के तहत की जा रही है। जहाँ कई लोग ने आवेदन भी किए हैं। जहाँ जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत वे लोग लाभ ले सकते हैं। जहाँ उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र वाले लोगों को 25,000 और फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 19,000 की राशि मुहैया कराई जाएगी। इसमें से 70% अनुदान दिया जाएगा। जहाँ इसका लाभ वैसे लोग ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना से आरा होते हुए सासाराम तक जल्द ही ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो जाएगा। यह 27 सितंबर को ही प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत इस योजना को केंद्र से शुरुआती स्वीकृति दे दी गई है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया है कि पहले चरण में सासाराम से आरा के बीच हाईवे का निर्माण होगा। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जहां अवधेश कुमार ने बताया है कि पहले चरण में सासाराम से आरा के बीच 74 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इसको लेकर के NHAI ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरे चरण में लगभग 45.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण आरा से पटना के बीच किया जाएगा। जहाँ 3357 करोड़ से 119.5 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जाना है। यह इसके लिए 760 करोड़ से 550 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी किया जाएगा। इसे NH 119A के तौर पर दर्जा मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहां से कहां तक निर्माण होगा। तो आपको बता दें कि पटना के कन्हौली से लगभग 3 किलोमीटर दूर में स्थित सदीसौर के समीप स्थित NH 13G से यह सड़क बनेगी। इसके बाद पटना के घोड़ा टाप के समीप से दक्षिण की ओर से सोन नदी के ऊपर पुल बनेगा। यह सड़क सोन नदी के पश्चिम से आरा के असनी से होते हुए गरहनी में दक्षिण की तरफ से सासाराम के आगे सोहरा होते हुए NH 19 यानी कि वाराणसी जाने वाली सड़क से जुड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेरा का बयान सामने आया है। जहां पवन खेरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स पर लिखा है कि कल जब से बिहार के जातिगत जनगणना की चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं तब से पूरे देश में जाति गणना की मांग जोर पकड़ रही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि जब पाठ्यक्रम के बाहर का कोई भी सवाल खड़ा हो जाता है तो फिर पीएम मोदी के पाठ्यक्रम का एक देखा भला अस्त्र बाहर ले जाता है और फिर वह मुद्दे से लोगों का ध्यान बांटने का अस्त्र है। जब उन्होंने कहा है कि आज सुबह से ही न्यूज़ क्लिक के योगदानकर्ता पत्रकारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई इसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मंगलवार को मीडिया आउटलेट न्यूज़ क्लिक और उसके पत्रकारों से जुड़े हुए परिसरों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई को लेकर के पत्रकारों ने रोष व्यक्त किया है। जहाँ अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के कुछ पत्रकारों के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का डंप डेटा लैपटॉप का या फिर मोबाइल से जुड़े हुए किसी दूसरे उपकरण में स्थानांतरित किया गया डेटा बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया है कि कुछ पत्रकारों को लोधी रोड स्पेशल सेल लाया गया है, लेकिन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि दिल्ली पुलिस मेरे घर पहुंची, जब मेरा लैपटॉप और फोन ले लिया। एक अन्य पत्रकार भाषा सिंह ने भी एक्स पर लिखा है कि मेरे फोन से आखिरी ट्वीट, दिल्ली पुलिस मेरा फोन जब्त कर रही है। जब सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने द न्यूयॉर्क टाइम की जांच का हवाला देते हुए हाल में दावा किया था कि न्यूज़ क्लिक के धन के लेन देन की जांच से भारत विरोधी एजेंडे का पता चला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साइबर ठगों का नया खेल शुरू हुआ है। जब कमीशन का लालच देकर के बैंक खाता लेते हैं
आपको बता दूं कि साइबर ठगी की राशि सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर ना करके अपराधी इसे कमीशन पर लिए गए दूसरे खातों में भेज रहे हैं। ये ऐसे खाते होते हैं जो ग्रामीणों से किराए पर लिए जाते हैं या फिर ऐसे खातों में साइबर ठगी की राशि निकाल करके उसका 2 से 4% तक खाताधारी को दे दिया जाता है। यानी कि ईओयू की जांच में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इस मामले में बैंक कर्मियों की मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। जहां पूर्वी चंपारण में स्थित कुंडवा चैनपुर के 20वीं वाहनीय सशस्त्र सीमा बल में तैनात संजय कुमार यादव के साथ हुई ठगी में ऐसा ही मामला सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार राहुल कुमार ने पुलिस को बताया है कि अतिकुर रहमान उर्फ जोया तथा विवेक उर्फ राजेश रंजन से उसकी दोस्ती थी। राहुल को तौसीफ बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक उपलब्ध कराता था, जहां इसके बदले 10 से 20 हज़ार रुपये प्रति बैंक खाता दिया जाता था। यह बैंक खाता खुलवाने एवं फॉर्म भरवाने के लिए कई लड़कियों की भी मदद ली जाती थी, जहां इसके लिए लड़कियों को कमीशन दिया जाता है। जहां अपराध से प्राप्त पैसे को गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा 20 से 22 अलग अलग बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। दरअसल ये गिरोह गूगल पर विभिन्न कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर नंबर डाल करके लोगों को फंसाता है। एसएसबी जवान संजय भी बैंक खाता का हेल्पलाइन नंबर गूगल पर खोजने के क्रम में इस पर फंस गए। संदिग्ध ने संजय के मोबाइल पर रक्स डेस्क डाउनलोड करा करके उनके खाते से करीब 1 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली। ईओयू अधिकारियों के अनुसार साइबर ठग पुलिस को चकमा देने के लिए भोले भाले लोगों के साथ कमीशन पर खाता देने वाले लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खाते की जांच में खुद ना फंसे। इन मामलों को देखते हुए ही ईओयू ने एडवाइजरी भी जारी की है। जब ईओयू ने अपील की है कि कभी भी गूगल से किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर प्राप्त ना करें, या इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के कस्टमर केयर का मोबाइल नंबर प्राप्त करें। साथ ही साथ अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, साथ ही किसी के साथ भी ओटीपी शेयर ना करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। ये बताने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी शिक्षा व्यवस्था को हर साल नई नीचाई पर ले जाने वाले उदाहरण यहाँ से अपने आप ही समय समय पर निकल करके सामने आते हैं। जब बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था का एक और सबूत सामने आया है। दरअसल बच्चों का भविष्य संवारने का जिम्मा जिस शिक्षक के ऊपर है, उसे खुद बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तक पता नहीं है। जब बिहार के इन सरकारी शिक्षकों का हाल ये है कि मैडम को अपने शिक्षा मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं मालूम है। ऐसे में वे शिक्षिका बच्चों को क्या ज्ञान देंगे, सोचने वाली बात है। यह दरअसल पूरा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले की बथनाहा प्रखंड के दोस्तपुर खैरवी राजकीय मध्य विद्यालय का है। यहाँ तैनात शिक्षकों को बिहार के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं पता है। कुछ देर बाद जैसे तैसे शिक्षिका को मुख्यमंत्री का नाम याद भी आता है तो फिर वे सही तरीके से सीएम का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं पाते हैं। जब मैडम नीतीश कुमार को नीतीश कुमार लिख करके देती है। एक और जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक ऐसी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, तो वहीं महीने का 60,000 रुपये वेतन पाने वाले शिक्षिका को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता। ऐसे में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मीडियाकर्मी स्कूल पहुंचे और फिर क्लासरूम में पढ़ा रही मैडम से बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दिया। कुछ देर बाद जब मैडम से उप मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया तो फिर शिक्षिका उप मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं बता सकी। जय स्कूल में पढ़ा रही एक शिक्षिका को अपने विभाग के शिक्षा मंत्री तक का भी नाम नहीं पता है। इस मामले में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब मामला संज्ञान में आया है, पूरे मामले की जाँच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब मौसमी बीमारियों का पूर्वानुमान जारी होगा। जहाँ यहाँ के लोगों को अब एक हफ्ते पहले ही बीमारियों से जुड़ी हुई कई तरीके की जानकारी मिलेगी। जहाँ इससे लोगों को कई तरीके के लाभ भी मिलेंगे। जहाँ आम लोगों को इससे कई तरीके के फायदे भी होने वाले हैं। बिहार में सरकार की मदद से बीमारियों के फैलने से एक सप्ताह पहले ही एक एडवाइजरी को जारी किया जाएगा। जहाँ इसके लिए एक खास बुलेटिन जारी किया जाएगा। बताया जाता है कि अगले 2 हफ्ते में इस मामले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र और एम्स के संयुक्त पहल पर राज्य में यानी कि बिहार में होने वाले मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एक खास पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। इससे लोगों तक लाभ मिलेगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की मदद से इन बीमारियों के फैलने से एक सप्ताह पहले ही एक एडवाइजरी जारी होगी। जब वहीं फिलहाल यहाँ के लोग
कई तरह की बीमारियों से परेशान हैं। एईएस और फिर डेंगू जैसे बीमारियों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बताया जाता है कि किसी खास तरह के मौसम में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एम्स के चिकित्सक और फिर मौसमविदों ने अध्ययन में ऐसा पाया है कि सूबे में बारिश की विशेष मात्रा और फिर खास तरह के तापमान में मौसमी रोगों का प्रसार होता है। ऐसे में समय रहते हुए पूर्वानुमान जारी होने से लोगों को कई तरह के फायदे होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सांसद मनोज झा ने संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी। इसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। उन्हें सियासी गलियारों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है या अपने ही पार्टी के नेताओं का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। जब बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बीते दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बचाव में उतरना पड़ा। इस घमासान के बीच रविवार को दिल्ली से पटना पहुंचे सांसद मनोज झा ने सफाई दी है। उनकी सफाई से पहले जानते हैं कि उस कविता के बारे में जो उन्होंने संसद में पढ़ी थी वह आखिर क्या है। ये कविता है चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। ये कविता मनोज झा पढ़ी थी जिसको लेकर के अब विवाद मच गया है। जहाँ रविवार को जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फिर इस कविता पर मचे घमासान को लेकर के मीडिया ने मनोज झा से सवाल किया। यह सवाल था, आपके ऊपर ठाकुरों को अपमानित करने का आरोप लग रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया, बस एक कविता पढ़ी थी जिस पर आज भी कायम हूँ। या किसी को ठेस पहुँचाने के लिए कविता नहीं पढ़ी थी। इस कविता को लेकर के आरजेडी नेता आनंद मोहन, उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने भी मनोज झा पर हमला बोला था, जहाँ उन पर ठाकुरों का अपमान करने का आरोप लगाया। जहां आनंद मोहन ने तो यहां तक कह डाला कि अगर वे राज्यसभा में उस समय होते तो फिर जीभ खींच लेते। वहीं उनके बेटे चेतन आनंद ने भी कहा कि मनोज झा ब्राह्मण है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ कविता नहीं पढ़ी। इसके बाद पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मनोज झा के बचाव में आए। उन्होंने आनंद नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मनोज झा बहुत विद्वान आदमी हैं। उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनको संयम बरतना चाहिए। लालू यादव ने आज तक से बातचीत में कहा कि आनंद मोहन को जितनी बुद्धि होगी उतनी ही बोलेगा ना। जहां लालू का गुस्सा यही नहीं रुका, उन्होंने आगे कहा है कि आनंद मोहन पहले अपनी अकल और शकल देखें। जहां चेतन आनंद को भी अकल नहीं है। लालू ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भी तारीफ की है और कहा कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी तेज होने लगी है। जहां सभी दलों ने चुनावी को लेकर के अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच रोहतास पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। उन्होंने लोगों से नीतीश तेजस्वी की सरकार को उखाड़ फेंकने की भी अपील की है। जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव होना तय है। ऐसे में ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। यह पिछले 33 साल से बिहार में राजद तथा जदयू के नेता सरकार चला रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर के विभिन्न मामलों में देश का सबसे पिछड़ा राज्य गिना जाता है। ऐसे में बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि एक एक लोग इस सरकार के खिलाफ गोलबंद हो जाए, ताकि जब लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर अपने वोट का इस्तेमाल करके बिहार की सरकार को बदल दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पीने के शुद्ध पानी को लेकर के लगातार सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जी हाँ, अक्सर ये सवाल होता है कि क्या बिहार में जो पानी मिल रही है ये साफ और शुद्ध पीने लायक है या नहीं। इस बीच अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि उसके मुताबिक नालंदा में पानी पीने से 3 महिला की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद इलाज के लिए इन दोनों को PHC में भर्ती कराया गया। जब पानी पीने की वजह से तबीयत बिगड़ी है। मिली जानकारी के अनुसार नूरसराय थाना क्षेत्र के बालनचंद बिघा में चापाकल के पानी पीने से 3 महिला का तबीयत बिगड़ गया है, जिसके बाद आनंद फानन में तीनों महिलाओं को इलाज के लिए नूरसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का इलाज जारी है। फिलहाल इनकी तबीयत में सुधार को लेकर के कोई भी अधिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। उधर पीड़ित महिला ने बताया है कि घर से कुछ ही दूरी पर चापाकल है जिसमें गोतिया के लोगों ने जहर डाल दिया था।
जहां हम लोगों को जानकारी नहीं था, जिसके कारण चापाकल के पानी मनीषा देवी, कौशलिया देवी और फिर सीता देवी ने पानी पिया, जिसके बाद तीनों की तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद चापाकल के पास देखा कि एक सीसी फेंका हुआ है, उस सीसी को भी साथ ले आए हैं। फिलहाल तीनों महिला का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा में बिहार थाना गेट के सामने उस वक्त लोगों की भीड़ जम उमड़ पड़ी जब एक महिला ने अपने पति की लात, घूंसे और फिर चप्पलों से धुनाई कर दी। जब महिला का आरोप है कि उसके पति ने 10 दिन पहले दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, उसे जीवन यापन के लिए खर्च भी नहीं देता है। दरअसल बिंद थाना के गाँव निवासी महिला का अपने पति पर आरोप है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। इतना ही नहीं, पति उसे जीवन यापन के लिए पैसे भी नहीं दे रहा है। उसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। वही महिला के पति का आरोप है कि पत्नी का 6 महीने से गांव के ही किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब उसके साथ ही हुए 6 महीने पहले चली भी गई थी। इसके बाद उसे वापस लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए मगर नहीं लौटी। इसके बाद उसने 2 महीने पहले कोर्ट में दूसरी शादी कर ली। इसी विवाद को लेकर के पति पत्नी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क पर ही भिड़ गए। इसके बाद हुए हाई वोल्टेज ड्रामे को देख करके लोगों की भीड़ लग गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों में के पाठक द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के एक वर्ग जहां खुश नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग के पाठक से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में के पाठक को लेकर के खान सर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जब खान सर ने के पाठक के काम की तारीफ की है। जब पटना के एक कार्यक्रम में पहुंचे खान सर ने कहा है कि के पाठक आज जो कर रहे हैं, अगर लोग ये सोचते हैं कि इसका रिजल्ट तत्काल मिलने लगेगा तो फिर ये संभव नहीं है। इसके काम का असर 10 साल बाद दिखेगा। शिक्षा कोई धान की खेती नहीं है जिसका रिजल्ट 1 साल में दिखने लगेगा, जहाँ कि पिछले साल का फसल बेहतर हुआ था या फिर खराब। खान सर ने कहा है कि अभी शिक्षण सत्र चल रहा है, इसीलिए यह कहना संभव नहीं है कि जो चल रहा है वह सही है या नहीं। खान सर का इशारा कोचिंग सेंटरों को लेकर के जारी दिशा निर्देशों को लेकर के था। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सत्र खत्म होने के बाद ही पता चल सकेगा कि छात्रों को कितना फ़ायदा हुआ है। जब फिलहाल मैं अपने कोचिंग में छात्रों को पढ़ा करके खुश हूँ। आपको बता दें कि खान सर ने इस दौरान दिसंबर में बीपीएससी के मुख्य परीक्षा को दिसंबर में कराने को लेकर के कहा था कि प्री मेंस परीक्षा पास करवाने वाले अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए 25 दिन का भी समय मिलेगा, जो कि पर्याप्त नहीं है। ऐसे में बीपीएससी को मेंस परीक्षा के लिए कम से कम 3 महीने का अंतर रखना चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।